जी ये सारा है। जी जी, अब आ रहा है। अब वीडियो भी आ रहा है। जी जी। तो अब मैं तो मैं सोच रहा हूँ ना, क्योंकि वीडियो अभी आ रहा है, तो ठीक है, आपने जो बोला ठीक है, तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ में करके आप बता दें, क्योंकि यही हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो, मैं ये सोच तो रहा हम था। लोग एक काम करते हैं। जी जी। अ, मैं ये कह रहा तो था कि जैसे आपके पास आज या कल में एक बार दोबारा टाइम हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब आप अपने कैमरे से अपना वीडियो शूट कर ले जब बात कर रहे हो हम, और मैं अपने कैमरे से कर लूँ, और उसको बाद में मतलब एडिट करके हम डाल दे, जो अननेसेसरी पार्ट है वो हटा भी दे सकते हैं। नहीं, वो भी कर सकते हैं। और मैं ये सोच रहा था अभी कि इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमको लगता है जूम में ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जूम का जो ये होता है चालीस ना, वो मिनट तो ज्यादा जी जी। स्टेबल रहता है। हाँ। तो नहीं तो आई फील। मैं जैसे कह रहा था, तो उसमें क्या होता है, हमारा कैमरा ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो इंटरनेट की दिक्कत नहीं आती उसमें। जी जी जैसे मान लीजिए आप जी, मैं समझ गया। आपने मेरे को कॉल आपने मेरे को नॉर्मल कॉल कर दिया, और कॉल पर हम बात कर जी, रहे हैं, और जो वीडियो है आप अपने मोबाइल से अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में उसको एडिट समझ करके हम गया। डाल सकते हैं। जी जी। करेक्ट है, वो भी कर सकते हैं, कोई हाँ, इशू नहीं। उसको क्या होगा ना कि हम बाद में जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हटा भी सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है ज्यादा लंबा जा रहा है कुछ नहीं, इस तरीके हाँ नहीं, से। लाइक अगर अगर वो स्टेबल कनेक्शन होता तो कोई दिक्कत होती नहीं उतनी, है ना। जी जी। लेकिन स्टेबल कनेक्शन है नहीं, तो थोड़ा इशू है। पर मेरे साइड तो यहाँ इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है वैसे। हाँ, हमने पता नहीं क्यों। वो एक्चुअली इंस्टाग्राम में ना, वो तो हायर बैंडविड्थ का मांगता है। आपका स्पीड क्या है? पता नहीं, चेक नहीं किया मैंने, इसमें शो भी नहीं कर हाँ रहा वो हाँ वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है, लाइक। है। जी तो एनीवेज, तो आप बता रहे थे अपने स्टेयर के बारे में, है ना। जी जी। तो इसको अभी मैं दोबारा बताऊं इसको। तो आप एक काम करें, आप मतलब कि आप थोड़ा ब्रीफ में बता के उसको, आप मतलब कि आप अपने काम पे आए, जी थोड़ा सा ब्रीफ में। जी जी। तो शुरुआत मतलब मेरे जो माता पिता थे वो बेगिंग हम्म, करके मतलब सरवाइव करते थे, और जब हमारा जन्म हुआ, तो करीबन 5 साल की एज में हमें स्कूल में डालने का प्लान किया गया। और जी वो जो लेप्रेसी कॉलोनी थी, वहां पर मतलब लोगों के मन में ये था कि अ, जो हमारी ये जो बीमारी है ये हमारी वजह से हमारे मतलब बच्चों को ना हो जाए। तो उन लोगों ने सब लोगों ने आपस की सहमति बनाकर एक डिसीजन लिया कि कोई भी बच्चा 5 साल की एज के बाद यहाँ कॉलोनी में नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी हॉस्टल्स में डालकर उसको पढ़ाया जाएगा। और उस टाइम पे जी मतलब कई सारे ऐसे हॉस्टल्स थे जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, मतलब जो जी अफेक्टेड पर्सन थे उनके बच्चों के लिए। तो शुरुआत में मेरे को यहाँ डाला गया था देहरादून में। ऊपर वहां पर उनका कोई एलिजिबिलिटी चेक होता, उसमें हम मतलब वो नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, तो फिर उसके बाद हमें लखनऊ में डाला गया। लखनऊ में राजेंद्र नगर है, वहां पर एक हॉस्टल्स था, वहां पर हमें डाला गया था, जहां पर मैंने नर्सरी और केजी अपना कंप्लीट किया था, जो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन होता है वो कंप्लीट किया था। उसके वहां पर थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट थे, तो मेरे मतलब रूल्स ऐसे थे कि मतलब आपको पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाएगा। और फिर माता पिता इस बात से खुश नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने मतलब वहां पे कहा कि हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, वहां से हमें ले आए। तो हाँ उसके बाद हमें ग्वालियर के एक हॉस्टल्स में डाला गया। ग्वालियर में हमें मतलब पढ़ना शुरू किया, लेकिन वहां पर जो वो हॉस्टल था वो मतलब पूरा गर्ल्स हॉस्टल था। हम केवल 5 लड़के वहां पर थे, पांचों के पांचों मतलब ऐसे लड़के थे जो पर्सन अफेक्टेड लेप्रेसी के थे। तो जी और उसमें से 3 तो हम भाई थे, 3 लोग, और बाकी 2 लड़के जी और थे। तो हम लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। शिवपुरी में एक जगह था, वहां पर एक शिफ्ट कर दिया गया, ग्वालियर के पास में पड़ता है शिवपुरी, वहां शिफ्ट कर दिया गया। तो शिवपुरी में जिस जगह पे हमें रखा गया, तो जो हॉस्टल का मैनेजमेंट जो संभालते थे, जो बच्चे को मतलब पढ़ाने वगैरह थे, तो वो लोग मतलब हमारे साथ बहुत रूड मतलब बिहेवियर रखते थे। तो जैसे मान लीजिए क्योंकि हम छोटे थे एज में, मान लीजिए उस टाइम पे हमारी उम्र होगी 6 साल या 5 साल, जितना भी एज होगा, 7 साल मान लीजिए। तो उस एज में हमें मतलब वो सहना पड़ता था कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने पैंट में पेशाब वगैरह कर लिया, तो उसको गर्म रॉड करके उसके जांघों में छुआ दिया जाता था।
या हाँ। जैसे मान लीजिए मैंने सुना था मतलब कि एक लड़के ने गाली दे दिया था, हम पांचों में से किसी एक ने, तो उसके गाल पर गरम रॉड छुआ दिया गया था यहाँ पर। इसी तरीके से एक दिन ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने नहाया नहीं था। जो मैनेजमेंट संभालते थे वो छत पर खड़े थे, मैं उनसे कोई काम के लिए गया ऊपर, तो उन्होंने मेरे से पूछा आपने नहाया? मैंने मना कर दिया कि नहीं नहाया। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठा के मेरे पैरों में मार दिया था। वो निशान आज तक है मेरे पैरों में। तो इस तरीके से हमारे साथ जी। मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो हम लोगों ने जो हम 3 भाई थे और 2 लोग और थे, हम सबने प्लान किया कि हम इस हॉस्टल को छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। तो लेकिन हमने कई बार वहां से भागने की कोशिश की पर सक्सेस नहीं हुई। कई बार हम गेट तक आ गए, गेट में वहां बड़ा सा शटर लगा था, मतलब इस तरीके का नहीं था जैसे नॉर्मल हॉस्टल्स होते तो एक बड़ा सा गेट होता है, ओपन गेट होता है, इस टाइप का नहीं था, वो एक शटर लग जाता था। तो वो शटर को लॉक कर दिया जाता था, तो उसको हमें ओपन करके वहां से भागना, और हम इतने एज्ड भी नहीं थे कि मतलब शटर को हम उठा सके शायद। तो इस वजह से हम वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन जब पेरेंट्स को मालूम चला, जब वो हमसे मिलने आए, तो हालांकि हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कोई भी यहाँ पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे डर के या कैसे भी करके हमने उनको बताया कि मतलब हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो वहां से फिर हमारे माता पिता ने हमें लेके घर आ गए। और लेकिन हमारा मतलब घर में रखने का सिस्टम नहीं था, तो हमें फिर कोई ना कोई हॉस्टल देखना था। तो फिर किसी ने सलाह दिया कि हरिद्वार में एक हॉस्टल है, वहां पर हमें डाला जाए। तो हरिद्वार में बहादराबाद करके एक जगह था, वहां पर हमें डाला गया। उस हॉस्टल में पढ़ते थे 60 से 65 बच्चे थे, और वो सब पर्सन हाँ। अफेक्टेड लेप्रोसी के बच्चे थे। वहां पर भी हमें एजुकेशन फ्री में ही प्रोवाइड करी जाती थी। तो वहां पर जो जी। मेरा बेसिक एजुकेशन था, मतलब या सेकंड क्लास से लेकर 7th क्लास तक, वो मैंने वहां पर पढ़ाई किया। पर ये था कि हाँ। मतलब वहां पर भी जो अम, हम मतलब हमारे साथ जो व्यवहार था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। मतलब जो उनके पनिशमेंट देने, ऐसा नहीं था मतलब डिस्क्रिमिनेशन टाइप का तो कुछ नहीं था, बट वो बट थे ही स्ट्रिक्ट बहुत। था। मतलब हाँ, उस समय पे जो पनिशमेंट वगैरह दिया जाता था वो हालांकि काफी, उसके बाद जो लॉज आए उसकी वजह से शायद स्ट्रिक्टनेस कम हुआ हो। लेकिन उस टाइम पे स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब बहुत बुरी तरह से हमें टॉर्चर किया जाता था छोटी छोटी गलतियों पर। तो हमें रहने का तो वहां मन नहीं था, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करना था, तो हमने 7th क्लास तक वहां पर पढ़ाई किया था। उसके बाद 7th क्लास के बाद पेरेंट्स आए, तो हमने कहा कि मतलब यहाँ पर हमारे साथ बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके का व्यवहार होता है, तो हमें यहाँ नहीं रहना है। तो फिर पापा वहां से लेके आ गए, और तब हमारी एज भी ठीक ठाक हो गई थी, अच्छी एज हो गई थी। तो वहां पर फिर अ, मैंने अपनी जो 8th क्लास थी वो मैंने मतलब यहीं पे पूरा किया, मथुरा में ही रह के। एक स्कूल है वहां पर मैंने पढ़ाई किया 8th क्लास की। लेकिन जब 8th क्लास कंप्लीट हो गया, तो मैंने रियलाइज किया कि मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो मेरी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। मेरे से 2 छोटे भाई और थे, तो उनके भी एजुकेशन पे खर्च करना था, क्योंकि हम तीनों भाई एक साथ घर आ गए थे। तो अब तीनों भाई पर खर्च करना, तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब मैं काम कर लेता हूँ, मेरे बाकी 2 भाई हैं वो पढ़ लेंगे सही से। तो मैंने 8th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रीशियन एज ए इलेक्ट्रीशियन हेल्पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें जो हाउस वायरिंग वगैरह का काम होता है वो सब काम होता था, तो हेल्पर में हमें सपोर्ट करना पड़ता था, दीवार वगैरह काटने पड़ते थे, इस तरीके का काम रहता था। हाँ। तो धीरे धीरे थोड़ा सा अर्ली लर्न हूँ मैं, मतलब जल्दी सीख लेता हूँ चीजों को। तो मैंने जब 4 से 5 साल इस काम को किया, तो उसमें मैंने काफी चीजें सीख ली थी, मतलब कि खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम लेने लग गया था, और अपने साथ 2-3 लड़के और रख लिए थे जो मेरी एज के थे। तो वो साथ में हम काम कर लेते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट का सारा पैसा मुझे मिलता था, मतलब चारों पांचों बांट लेते थे आपस में। लेकिन ये था कि हम सबकी एज छोटी थी काफी, तो और उस समय गवर्नमेंट के रूल इतने नहीं थे कि मतलब आप छोटी एज पे काम नहीं कर सकते। आज तो जी। 18 से छोटे लोगों को काम करने के लिए मना है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा रूल नहीं था। मतलब लॉस तो थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसका। जी जी, शायद 14 तक था उस टाइम पे, कि आप 14 से नीचे काम नहीं कर 14। सकते उस टाइम। नहीं, जी जी, अभी अब भी 18। 14 तक ही है। अब 18 का हो गया है। हाँ, अब 18। नहीं, 14 तक आई थिंक चाइल्ड लेबर है आई थिंक अभी। जी जी उसके बाद आपका मतलब कि लेबर कर सकते हैं, बट वही हार्ड हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते, उसमें भी लिमिटेशन है। एनीवेज, जी। ये वाले। तो उस मतलब काम का तो था कि हम मतलब इतना कमाने लग गए थे कि मतलब अपना एजुकेशन, अपने भाइयों का एजुकेशन वगैरह हम अफोर्ड कर सकें। और
घर का तो पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट था, और अब ये कॉलोनी जो था इतना मतलब इम्प्रूव हो गया था कि मतलब यहाँ पे बाहर से डोनेशंस आने लग गए थे। मतलब कि जैसे खाने की जो सुविधाएं होती है, मतलब जैसे गेहूं वगैरह है, आटा वगैरह है, फिर राशन वगैरह गवर्नमेंट ने भी काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी थी। तो जिससे कि मतलब लाइफ उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना आज से 8-10 साल पहले था। तो जी। मतलब कि राशन वगैरह मिल रहा था, तो और पेंशन भी अवेलेबल होने लग गया था इनको। डिसेबिलिटी पेंशन था वो, उस टाइम पे शायद कम था, 500 या 300 रुपए था। तो वो पेंशन भी मिल रहा था, तो मतलब कि घर की मतलब इतना था कि अफोर्ड कर सकते थे। तो मैंने फिर से 8 क्लास के बाद 9 क्लास में अपना एजुकेशन स्टार्ट किया, और 10th 12th तक की अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है। लेकिन करेक्ट। थोड़ा सा पिताजी की थोड़ी तबीयत ज्यादा सही नहीं रहती थी, माताजी भी बुजुर्ग हो चुकी थी, तो इनकी इच्छा थी कि मतलब मैं शादी कर लूं। तो उस करेक्ट। हाँ, तो जल्दी ही मेरी शादी कर दी, शायद 18 भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम। 18 ईयर्स के एज में। करेक्ट। हाँ, तो शादी कर दी गई मेरी। तो अब शादी के बाद फिर बच्चों के लिए प्रेशर आने लग गया कि मतलब बच्चे आपको करने चाहिए इस तरीके से। और ये गांव का बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत अलग चीज है, ये गांव में होता है ये सब चीजें। तो यही प्रेशर आने लग गया कि आपको फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मतलब फिर बच्चे हुए, बच्चे का प्रेशर आया, तो फिर दोबारा उस एजुकेशन को छोड़ के फिर मैंने दोबारा फुल टाइम मतलब इलेक्ट्रीशियन के काम को करने लग गया। लेकिन अब एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेट हो चुका था, 12वीं पढ़ चुका था, तो मेरे अंदर कई सारी जिज्ञासाएं थी, और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने की चाहत थी, कई सारे मतलब इच्छाएं थी कि मतलब अब ये इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मतलब दिमाग में था। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का काम थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा था, बहुत हार्ड काम था, और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा काम करूं जो मतलब कि मैं जो एजुकेशन लिया है उसको मतलब यूटिलाइज कर सकूं। तो मैंने खुद को सेल्फ एजुकेट करना स्टार्ट किया, मतलब कि फुल टाइम जब काम का टाइम था तब तो हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे। लेकिन जब घर पे रहते थे तो यूट्यूब वगैरह से ये कई सारे सेल्फ लर्निंग सॉफ्टवेयर लर्निंग किया आपने? को जी सेल्फ लर्निंग था कुछ यूट्यूब कह रहे से, हैं? मतलब कि जी सेल्फ। जी जी हाँ, सेल्फ लर्निंग यूट्यूब से कुछ ब्लॉग्स वगैरह आते थे जो हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जो हिंदी ब्लॉग्स थोड़े से ना जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके हिंदी ब्लॉग्स थोड़े कम मिलते हाँ। हैं, अवेलेबल कम हाँ। होते हैं। तो ब्लॉग्स पढ़ने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये होता है यूट्यूब हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है, उसमें हिंदी में लेक्चर दिए जाते हैं, तो थोड़ा ईजी रहता है सीखना। तो हम्म। उसमें मैंने आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर पे ज्यादा ध्यान दिया उस टाइम पे। जैसे मान लीजिए ऑटो कैड, रैबिट है, स्केचअप है, ब्लेंडर है, 3ds मैक्स है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड और 3D डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, उन पर ज्यादा ध्यान दिया मैंने। तो ये सब अच्छा, सॉफ्टवेयर तो सीखने के आप बाद आपका जो इंटरेस्ट था वो इन आर्किटेक्चर पे क्यों, मतलब कि डेवलप हुआ, उसके बारे जी में जी थोड़ा एक्चुअली बताइएगा। जब मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था तो मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा मतलब फास्ट लर्नर हूँ, मैं तो चीजों को जल्दी सीखने के लिए वो था। तो मुझे मेरे अंदर जी। जिज्ञासाएं थी, मतलब जैसे कि होता है ना कि अभी भी हमारे शहरों में यही चीज है कि जो चीज आपको एक सिखा दिया गया, एक रूटीन सिखा दिया गया कि इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, लोग बिल्कुल उसी ढर्रे पे वो काम कर रहे हैं, मतलब कि चेंजेस नहीं कर पा रहे। तो मेरे को करेक्ट। जब इंटर मैंने पढ़ाई कर चुका था, मुझे मतलब ना क्वेश्चंस आते थे कि जब हमने पढ़ाई ये करी है और इसमें ये बताया गया कि आप अगर वायर की मोटाई को थोड़ा मोटा मतलब रखते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करता है। जैसे पी इक्वल टू करेक्ट। रो एल ए का एक फॉर्मूला होता है कि लेंथ और एरिया कितना कवर कर रहा है, उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होती है। हाँ। इस तरीके से एक जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू वी आई, तो उसमें हमें अंदाजा लगता है कि कितना आपको एम्पियर कम वो होना चाहिए, कितना वायर की लेंथ रखनी चाहिए, ऐसे कई सारी चीजें जो नॉलेज पे होता था। फिर जब हम देखते थे घरों के डिजाइन किस तरीके से हैं, लोगों के आर्किटेक्चर देखते थे, कारपेंटर्स के डिजाइन देखा करते थे, तो दिमाग में आइडिया आता था कि अगर इसको हम इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम चेंज कर दे तो थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा हम्म। लोगों के लिए। तो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहती थी। तो मुझे मैंने फिर गूगल किया कि मतलब कि कैसे आर्किटेक्चर की चीजों को सीखा जा सकता है। तो वहां पता किया कि आप तो मतलब अगर 2D आपने डिजाइन आपको सीख, फिर आपने कोचिंग चालू की, है ना? हाँ, इसके बाद जैसे मान लो मैंने खुद सेल्फ लर्निंग की, मुझे लगा कि जो चीज मैंने सीखी है, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं था, तो मैं इसको प्रोफेशनली इस काम को नहीं कर सकता था। जो जी। मतलब आर्किटेक्चर का काम प्रोफेशनली नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि
क्यों ना मैं इसको लोगों को सिखाऊं जो ऑलरेडी इसका डिग्री लेके बैठे हैं, यानी जो जिन्होंने बीआर किया या बीटेक किया हुआ है, उनको ये सारी चीजें सिखा सकूं। तो मैंने एक कोचिंग स्टार्ट किया। कोचिंग का मैंने जी 500 पर मंथ का एक फीस का स्ट्रक्चर रखा और स्टार्ट किया। बट शुरुआत ऐसी रही कि मतलब कि लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया बिल्कुल भी, क्योंकि आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी आ रही होते हैं। थी, जी जी, हाँ, तो जो इंक्वायरी आ रही थी पढ़ने के लिए, वो भी सॉफ्टवेयर ऐसे थे, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर की डिमांड ज्यादा आ रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सिखाना पड़ेगा। तो हालांकि मेरे को कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए कोई यूट्यूब वगैरह नहीं करना पड़ा। मैंने खुद ही एक्सप्लोर कर करके, मुझे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं लगा वो, तो मैंने सेल्फ एक्सप्लोर करके ही वो सॉफ्टवेयर सीख लिया। बट जैसे बाकी सॉफ्टवेयर थे, जैसे मान लीजिए HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह थे, PHP वगैरह थे, और उसके बाद आपका ऑटो कैड है, सॉरी, फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट है, इलिस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो है, या जो आफ्टर वॉइस के लिए जो एक सॉफ्टवेयर आता है, ये कई सारे सॉफ्टवेयर है, एनिमेट है, एडोब एनिमेट है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर है जो मतलब कि मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया। मतलब कि जैसे मुझे कल जो चीज पढ़ाना होता था, उस चीज के लिए मैं आज पूरी तरह से प्रिपेयर होता था, कई सारे ब्लॉग्स पढ़ता था। थोड़ा सा इंग्लिश भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि बार बार जो चीज आप एक बार करते रहते हैं तो दिमाग में थोड़ी सी वो आ जाती है, फ्लुएंटली आ जाती है। तो मतलब मैंने इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी सी समझ में आ गई थी। तो मैंने ब्लॉग्स पढ़ने शुरू कर दिए, जो उसके रिलेटेड बुक्स वगैरह थे वो पढ़ना शुरू किया। तो एक ही चीज, मान ली एक ही कॉन्सेप्ट, मतलब टॉपिक्स पे मैं कई सारी जगह से जानकारी इकट्ठा करता था, और उसको फिर बहुत डिटेल्स में मैं अपने बच्चों को समझाता था। तो ये मतलब एक क्या कहेंगे इसको, जैसे मान लीजिए एक दूसरे से जो बातें फैली, और उसके बाद मतलब लोगों, मतलब बच्चों की संख्या ठीक ठाक हो गई, यानी कि करीबन 60 के अराउंड बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़ने आने लग गए थे, और एक अच्छा इनकम भी उससे बनने लग गया था। उसके अलावा हाँ। मेरे इनकम के अलग जी बताइए। तो उसके अलावा जो उसके बाद इनकम, अब जी आप बोलिए। आप ये तो आप जो काम कर रहे हैं मतलब अब आप बताइए कि लेप्रोसी के जो संगठन है उनसे आप फॉर्मली कैसे जुड़े। जी जी जी, यूपी के स्टेट लीडर हैं, दयालु प्रसाद जी हैं, जो अपाल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो मतलब जी पूरे इंडिया में लेप्रोसी अफेक्टेड के लिए काम करती है। जी तो अ, वो हमारी कॉलोनी में एक विजिट के लिए आए, और उन्होंने मतलब मेरी कोचिंग वगैरह में विजिट किया। उन्हें लगा कि मतलब मेरे को टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, तो उस एस्पेक्ट में मैं कुछ उस कॉलोनी के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, और मतलब जो दूसरे अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मतलब उनके उससे जुड़ूं मैं। तो मैंने भी मैं अग्री हो गया, क्योंकि मैं शुरुआत से ही चाहता था कि मतलब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकूं। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। इस ऑर्गेनाइजेशन से कई बार हमें वर्कशॉप के लिए ले जाया गया। जैसे मुंबई गए हम, एक इंडियन लेप्रोसी, सॉरी, इंटरनेशनल लेप्रोसी कांग्रेस होता है, जो 3 साल में एक बार अरेंज किया जाता है, उसमें हैदराबाद में गए, जहाँ पर करीबन 16 से 17 कंट्री के लोग आए हुए थे। तो वहां पर जाना कि मतलब कि हमारे कॉलोनीज के अलावा बाहर की कॉलोनीज की क्या स्थिति है, उनके में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरीके के सॉल्यूशन की जरूरत है। और वहां पर भी जो मेरा मेन फोकस था वो इसी पे था कि मतलब कि उन लोगों को, और खुद अपाल का जो इंस्टीट्यूशन है उसका यही मतलब मोटिव था कि लोगों को ज्यादातर सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। तो जी जब मतलब वो उनकी हेड थी, अपाल की जो हेड थी, माया रनावरे ने नाम था उनका, तो उन्होंने उनके साथ एनसीपीडीपी की एक मीटिंग थी, हैदराबाद में एक जी मीटिंग थी, जिसमें हम यूथ को बुलाया गया था। और मतलब अरमान अली सर थे, जो एनसीपीडीपी के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो उनकी डिमांड थी कि मतलब कोई अगर अफेक्टेड पर्सन हो, जो मतलब कि इस एज ग्रुप में हो, और वो मतलब थोड़ा इस काम को संभाल सके, तो वो हमारे एनसीपीडीपी के जो ये फेलोशिप प्रोग्राम है उससे जुड़ सकते हैं। जी तो जी जो माया मैम, उन्होंने कहा कि देखिए, अफेक्टेड पर्सन तो इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके जो सेकंड जनरेशन है, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, इस तरीके के लड़के आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने 4-5 नाम उनको सजेस्ट किए कि ये लड़के हैं, आप इनमें से आप इनका इंटरव्यू लेकर आप उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के माया मैम के रिकमेंडेशन से, और 2-3 बार अरमान सर ने इंटरव्यू लिए, दो, हाँ, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब कि आपको क्या टॉपिक्स आप लेना चाहेंगे। तो एक्चुअली
जब हम कहीं काम करने जाते हैं, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि एनसीपीटीपी में क्या काम करना है, किस तरीके का काम करना है, क्योंकि मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, केवल 12th क्लास पास था। मेरे को जो ये फेलोशिप है, इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी आगे चलकर। मुझसे पूछा गया कि आप क्या टॉपिक लेना पसंद करेंगे, तो मुझे सोशल सिक्योरिटी उस समय पे मतलब मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं वही काम अपाल के लिए कर रहा था, तो मैंने वही टॉपिक चुनना मतलब सही समझा कि मतलब कि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो इस टॉपिक को ले लेता हूँ। जी। उसके बाद इसमें जैसे हमने शुरुआत किया सेकेंडरी रिसर्च जो हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने पॉलिसीज वगैरह जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो पॉलिसीज हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट का जो तो स्ट्रक्चर आपने है कौन कौन से लेप्रोसी। पॉलिसीज को फोकस किया? जी जी, एक्चुअली जो गवर्नमेंट के जो क्योंकि मेरा टॉपिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी, तो हम्म, उसमें मैंने ये हम्म, ऑब्जर्व किया कि मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि इसमें जी। एक लेप्रेसी पेंशन है जो 3000 पर मंथ पेंशन। का प्रोवाइड करती है जी। और ओके। दूसरा जो है मतलब कि बीपीएल कार्ड में लेप्रेसी को उन्होंने कंपलसरी कर रखा है, मतलब अगर वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो लेप्रेसी को बीपीएल कार्ड में भी इंक्लूडेड है। एक है आपका स्वतः रोजगार योजना है, जिसमें मतलब आप अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। एक है आपको आरसीटी, जैसे मान लीजिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाना, क्योंकि ये लेप्रेसी में एक डिसेबिलिटी आ जाती है, हाथ पैरों की उंगलियां वगैरह खत्म होने लग जाती है। तो अगर किसी को जी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवानी है आरसीटी, तो उसके लिए गवर्नमेंट 15,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। तो इस तरीके की कई सारी स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करती थी। तो मैं ये मतलब उसके अलावा मैंने ये देखा कि मतलब लेप्रेसी की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, कि कितने केसेस आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2027 में वो लेप्रेसी को भारत से खत्म कर देंगे, यानी कि नए केसेस आना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप 2022 का जो रिपोर्ट देखेंगे, 2022 की रिपोर्ट में ये है कि आपको पूरे एक साल में 8,500 केसेस आए थे, जो मतलब कि पर 10 लाख में 0.3 का रेशियो आ रहा था पॉपुलेशन के हिसाब से। हम्म। लेकिन अगर आप 2023 का जो रिपोर्ट देखेंगे, इसमें पूरा दिसंबर तक का रिपोर्ट नहीं है, जो एनलेप है, हम्म। नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन जो प्रोग्राम चलता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार केवल सितंबर तक में 10,500 केसेज आए थे, जो कि बढ़ के 0.4 हो गया था, यानी कि अभी 3 महीना बचे थे और वो रेशियो बढ़ चुका था। तो आप बढ़ ये गया। देखेंगे कि रेशियो बढ़ा है यूपी में, मतलब कि जो लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन है उनकी संख्या बढ़ रही है, न्यू केसेस की भी संख्या बढ़ रही है। और हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का 56% कवर करती है, मतलब कि केवल इंडिया में 56% नए केसेस आते हैं पूरी दुनिया के कंपेयर में। तो इंडिया अभी उसका दुनिया कुछ का कुछ सबसे जो ज्यादा। बुनियादी रीजंस है, आप कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है? मतलब स्टडीज में क्या जो फाइंड आउट किया? लेप्रेसी का जो सबसे बड़ा एक कारण बताया जाता है, वो एक तो है कि कुपोषण की वजह से बताया जाता है कि लेप्रेसी कुपोषित होने की वजह से ठीक है। ज्यादा आता है। दूसरा, लेप्रेसी अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है कि उनको लेप्रेसी हो चुका है और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, एमडीटी का अगर आप फर्स्ट डोज भी ले लेते हैं, आपको लेप्रेसी हुआ, आपने एमडीटी का फर्स्ट डोज ले लिया, तो आपको 99.99 का वो चांसेस रहता है कि आपका जो संक्रमण है वो खत्म हो जाए, ये रिपोर्ट बताती जी। है। तो ये होता है कि मतलब आपने एमडीटी का एक भी डोज लिया, लेकिन अगर आपने इलाज नहीं शुरू करवाया तो आपका संक्रमण होने का खतरा रहता है। मैंने अभी भी जब मैंने अपनी स्टडी चालू करी और मैंने सर्वेज लिए, तो उसमें पता चला कि फैमिली के द्वारा फैमिली के मेंबर्स को ये बीमारी फैली है, यानी कि वो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि उनके परिवार में किसी को लेप्रेसी हो चुकी है। तो दूसरी चीज और भारत में आपको एजुकेशन का स्तर पता है कि बहुत ज्यादा डाउन है। बिहार और झारखंड के बाद तीसरे नंबर पे यूपी आता है एजुकेशन के मामले में। शायद करेक्ट। 76% के आसपास है इसका, बिहार इसका यूपी का। तो एजुकेशन लेवल भी बहुत डाउन है। और आप फीमेल के आप देखेंगे कि लेप्रेसी केसेस में फीमेल का जो मामला है वो मेल के मामले में ज्यादा है, क्योंकि जो मेल का एजुकेशन लेवल है उसके कंपेयर में फीमेल की एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है। जो यूपी का हाँ। पूरा ऑल ओवर एजुकेशन लेवल है, उसमें फीमेल का 2011 का जो सेंसस का रिपोर्ट है उसमें 56% का एजुकेशन बताया गया है यूपी में फीमेल के लिए। जी। तो आप देखेंगे एजुकेशन लेवल पूरे यूपी में ही कम है। लेकिन आप जब लेप्रेसी के उसमें आप एजुकेशन लेवल चेक करने आएंगे, तो मेरी जो स्टडी है, मैंने जो स्टडी करी थी 200 लोगों के अंडर में करी थी, और इसमें तो ये 187 कौन अफेक्टेड आप पर्सन। आपको
आप कौन से एरिया में किए थे ये वाला स्टडी, लाइक मथुरा में? पूरा, जी जी, मैंने पूरा यूपी स्टेट लिया था। पूरा यूपी स्टेट, उसमें आपने सैंपल साइज कितना लिया था, मतलब की वो स्टडी तो के लिए? वो तो सैंपल साइज रखा था। तो इसमें 187 तो अफेक्टेड पर्सन थे और 13 उनके फैमिली ठीक है। मेंबर्स में थे, यानी कुल 200 पर्सन थे। ओके। तो मैं 187। जो उनके अच्छा, अफेक्टेड ओके फाइन। 187। तो अब ये देखा जाए तो मतलब 187 में जो वो निकला रेस, आप देखेंगे 125 ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी 10th क्लास कंप्लीट नहीं किया। 70% तो ऐसे थे जिन्होंने कभी एजुकेशन ही नहीं लिया, लेप्रेसी हम्म। अफेक्टेड में। तो आप सोच सकते हैं, जब मान लीजिए अबाउट दी 50%, यानी कि आप मान लीजिए एक 187 में से 125, अभी मैं परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी संख्या अनएजुकेटेड है। तो एजुकेशन या। का स्तर बहुत ज्यादा कम है। और आप फाइनेंशियल लेवल देखेंगे तो मतलब कि इनमें से करीबन 90 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो कहा कि वो लोग कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते। कभी कभी जो कृषि वगैरह यानी खेती वगैरह उनका छोटा मोटा है, उससे वो उनका जो खेती ऐसा नहीं कि बीघों में है और वो कोई मतलब बड़े लेवल पे कोई खेती कर रहे हैं, अपना छोटा मोटा घर के काम की चलाने के लिए उस टाइप की खेतियां कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग बैगिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि जितने भी कॉलोनीज में रहते हैं वो आप तो देखेंगे कि सब लोग बैगिंग करके ही अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। जी। तो जो स्तर है वो बहुत ज्यादा डाउन है और एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन है। इस वजह से मतलब ये लेप्रेसी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक ये आपको नॉलेज नहीं होगा कि आपको जो बीमारी है वो लेप्रेसी है, तब तक आप उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। आप मैंने कई सारे केस स्टडीज करे जिसमें उन्होंने बताया कि उनको पहले नॉलेज नहीं था कि उनको लेप्रेसी है, उन्होंने पहले चर्म रोग का इलाज करवाया। जब 1 डेढ़ साल तक उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तब जाके उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको एक बार ट्रीटमेंट करवाइए, लेप्रेसी चेकअप करवाइए, तब तक उनकी डिसेबिलिटी उनके शरीर में आ चुकी होती है। तो जी। नॉलेज के मतलब अभाव में ये बीमारी ज्यादा सर्कुलेट होती है, क्योंकि जब तक आपने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इसको फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जी। तो फिर आपका मतलब कि रिकमेंडेशन क्या था, मतलब जो आपका जो स्टडी था, तो उसमें आप अब इंटरवेंशन के हिसाब से क्या सोच सकते हैं ठीक कि है। इसको? हाँ, हालांकि मैंने आपको अभी जो फाइंडिंग्स बताया वो आपको एजुकेशन और उनके लाइवलीहुड स्टेटस के बारे में बताया, लेकिन जो मेरा मेन इंटरवेंशन टॉपिक था कि उनको सोशल सिक्योरिटी की सोशल स्टेटस क्या है। सिक्योरिटी। जी। जी जी, सोशल सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है। तो ये आप यूपी का जो लेप्रेसी पेंशन है वो 3000 पर मंथ का है, और उसमें उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखा, बस इतना कहा है कि आपका जो एजुकेशन, सॉरी, जो फाइनेंशियल है वो इतना नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को आराम से सर्वाइव कर सके, यानी कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसमें इनकम मतलब नॉर्मल होनी चाहिए इस केस में। और आपकी चाहे लेप्रेसी की डिसेबिलिटी 1% हो, आप इसको अवेल करने के लिए अवेलेबल है। यानी कि अगर, जी। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो वो चाहते थे कि मतलब ये लोग अपने एक मुख्य धारा में जुड़ सके समाज से। जी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मतलब कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है तभी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन आपको आप 1% भी अगर डिसेबल हो तो आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जी। 187% में से केवल 21% ऐसे थे पर्सन जिन्हें ये फैसिलिटी मिल रही थी, यानी कि जो लेप्रेसी पेंशन है 187 लोगों में से 21 लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। दूसरा, आयुष्मान भारत के ऊपर आते हैं, जो क्योंकि लेप्रेसी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे कि मतलब इनको रेगुलर केयर की जरूरत पड़ती रहती है। कभी पैरों में अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और मवाद उसमें रहता है और उसमें संक्रमण की वजह से वो घाव बढ़ता रहता है, तो उनको रेगुलर जी। केयर की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से उनको रेगुलर केयर की जरूरत पड़ती है, और उस घाव की वजह से इनकी कभी कभी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनको मतलब एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, लेकिन ये सारे खर्चे उनको खुद अफोर्ड करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत की योजना इसमें ला रखी है, और आयुष्मान भारत में हालांकि डायरेक्ट कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप आयुष्मान भारत में लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन या किसी भी डिसेबल पर्सन को आप एनरोल करवा सकते हैं, लेकिन जो यूपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बीपीएल कार्ड दे रखा है, मुख्यमंत्री जो हेल्थ कार्ड है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख रखा है, और तीसरा श्रमिक कार्ड, यानी कि आप लेबर कार्ड में अगर आप काम लेबर कार्ड में आप इन्वॉल्व हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और चौथा जो है वो एससीसी लिस्ट है, यानी सेंसस का जो 2011 का लिस्ट है
वो लिस्ट को उसमें सम्मिलित किया गया। अब जी इसमें देखा जाए कि बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में आते ही ना उनके पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही एसएससी की लिस्ट में सम्मिलित है। तो इस वजह से कई लोग ऐसे हैं जो इस आयुष्मान भारत के कैटेगरी में नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे। तो मैं उसी चीज के लिए अभी एडवोकेसी कर रहा हूँ। एसएलओ से मिलके आया था पिछले मंथ, मैंने आयुष्मान अच्छा। डिजिटल से मिला। तो आयुष्मान जब कार्ड आप यूज करते हैं तो उसमें आप मेंशन कहीं करते हैं फॉर्म में कि आप लेप्रोसी अफेक्टेड हैं, या फिर एज अ जनरल मतलब कि पेशेंट नहीं, नहीं, एनरोल करना पड़ता जैसे मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार करी थी कि किन किन अफेक्टेड पर अभी केवल, क्योंकि मेरा जो स्पेसिफिक एरिया सेट किया था मैंने वो मथुरा का जो लेप्रेसी कॉलोनी है उसमें ही सेट किया था, है? क्योंकि टाइम हमारा जी कम है, क्योंकि ये अक्टूबर में हमारा खत्म हो रहा है और मैंने थोड़ा सा जो फेलोशिप है लेट ज्वाइन करी है। तो इसलिए मैंने मतलब मैंने जो स्पेसिफिक एरिया चूज किया था मथुरा डिस्ट्रिक्ट चूज किया था। जी तो मैं वहां पर पूरा लिस्ट लेके गया था। जब एसएलओ मैम से मिला मैंने उनको बोला कि मतलब ये अफेक्टेड पर्सन है और ये उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो इस में अभी करेक्ट। तक अवेल नहीं कर पा रहे हैं आयुष्मान भारत। तो मैंने आपको जो एक बार उस चीज के बारे में भी अवेयर करवा दूं, जो 187 जो लोगों को मैंने सैंपल लिए थे उसमें से जी 71% ऐसे थे जिन लोगों को आयुष्मान भारत मिल रहा था। लगभग मिल रहा था। आप देख, जी जी करीबन 35 के आसपास, 35% के आसपास। तो करेक्ट। इसमें आप देखा जाए तो आयुष्मान भारत भी बहुत ज्यादा लोग, इस फैसिलिटी को ज्यादा लोग नहीं अवेल कर पा रहे। तो इसी चीज को मैंने लेके गया, लेकिन जब एसएलओ मैम से मिला तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बात किया और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, उन्होंने कहा कि ये दोनों कैटेगरी, क्योंकि मैंने दो मुख्य कैटेगरी चूज करी थी, एक तो पेंशन और दूसरा आयुष्मान भारत। हम्म, तीसरे कैटेगरी को अभी नहीं, जी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो उन्होंने कहा हम्म कि ये दोनों एरिया मेरे अंडर में आते हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये हम्म, दोनों ही प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं जी वापस आया तो एसएलओ मैम ने अपनी तरफ से प्रोग्रेस किया और हमारे यहाँ के डीएलओ को मेल लिखा कि आपको इस चीज में काम करना चाहिए। तो पहला जो हम्म, शुरुआती वो था, एसएलओ मैम से काफी सपोर्टिव था। एसएलओ अगर आप समझना चाहिए स्टेट लेप्रेसी ऑफिसर होता है, डीएलओ डिस्ट्रिक्ट या लेप्रेसी ऑफिसर। चेक लेप्रोसी ऑफिसर या तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिसर को मेल लिखा कि आपको इस तरीके से काम करना है। डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिसर ने मुझे बुलाया, सारे रिपोर्ट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने उनको सबमिट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इनके फॉर्म नए सिरे से भरने पड़ेंगे। तो उनके फॉर्म्स भी मैंने ये सारे काम खुद ही किए, क्योंकि ऐसा था ना कि अगर मैं इसको किसी सीएससी सेंटर्स यानी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर के भरोसे पे छोड़ देता तो मैं ट्रैक नहीं कर पाता कि इनका रिकॉर्ड क्या है, क्या चीजें हो रही है एक्चुअल। तो मैंने खुद ही इनके फॉर्म्स वगैरह भरे, इनके डॉक्यूमेंट। अब दिक्कतें ये आती है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी के नए फॉर्म्स भरने हैं, तो उसकी कई सारे डॉक्यूमेंट्स की और रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए मेरे को जी पेंशन स्कीम्स के लिए फॉर्म भरना है, तो पेंशन स्कीम्स के लिए मुझे उनका आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, इनकम सर्टिफिकेट की। आय प्रमाण पत्र, हाँ, करेक्ट, इनकम सर्टिफिकेट। अब कई लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो लगभग सबके पास है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कई केसेस में यूडीआईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। और लेकिन जो आय प्रमाण पत्र की जरूरत थी, इनकम सर्टिफिकेट की, तो वो जब अप्लाई और करो ये तो क्या उन्होंने आय पहला, प्रमाण पत्र जो था वो कंपलसरी था? जी जी कंपल्सरी। तो अब जैसे हम फॉर्म को फिलअप करते हैं आय प्रमाण पत्र को, तो पहला ही स्टेप आएगा आपको कि आधार को केवाईसी करवानी पड़ती है आपके मोबाइल नंबर पे लिंक करके। अब जी कई लोगों के ऐसे दिक्कतें थी कि वो उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। अब मेरे पास 3 टारगेट आ गया। पहले मेरे को उनका पेंशन का फॉर्म भरना था, लेकिन उससे पहले मुझे उनका इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। अब इनकम सर्टिफिकेट के लिए पहले मुझे आधार में उनका मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा। तो कई सारे टास्क पीछे चलता गया। तो हम्म। जो मुझे लग रहा था कि बहुत इजी हो जाएगा, मुझे दिखने लग गया कि ये अभी बहुत दूर है, ये सारी टारगेट मतलब बहुत मेहनत से करना पड़ेगा। अब क्योंकि क्योंकि बहुत ही बेसिक सब बहुत बेसिक सारे जो फैसिलिटी है वही लिंक नहीं है पहले, है ना? जी जी, आधार अब कार्ड से लिंक मैंने करवाना। पता किया कि इसके रीजन क्या है, क्यों उनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो अब प्रॉब्लम्स ये आती है कि जब वो हम्म, आधार कार्ड के सेंटर्स जाते हैं मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए, तो वो फिंगर से ऑथेंटिकेट करते हैं इनको, फिंगर से या हाँ आईडी डिवाइस से ऑथेंटिकेट करते हैं। और लेप्रेसी की करेक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आपके नर्व्स पे अटैक करती है ना। तो करेक्ट जाकर आपके फिंगर्स की जो ये शुरुआती ये जगह है ना, वो तो खत्म कर देती है। करेक्ट तो आपके फिंगर्स इस करेक्ट एलिजिबल ही नहीं होते कि आप फिंगर्स से उसको वो कर सकें। तो फिर उनको बार बार करेक्ट भगाया जाता है। और आधार कार्ड की सर्विस ऐसी नहीं थी कि मैं खुद उसको कर सकूं, उसको आपको आधार सेंटर जाना पड़ता है। जी आधार सेंटर के लिए अब मतलब कि बार बार चक्कर लगाते हो, कई लोगों के कंप्लीट हुए, कई लोगों के नहीं हुए। कई सारे चैलेंजेस आए उनको, फिजिकल चैलेंज, कई
क्योंकि आंखों में भी लेप्रेसी का इफेक्ट आंखों में भी रहता है, तो आंखों के भी जो आइरिस वो करते हैं, उनका जो वेरिफिकेशन करते हैं, आइरिस वेरिफिकेशन भी सक्सेस नहीं हो पाता है, तो इस वजह से उनके वेरिफिकेशन कई बार फेल हो गए। तो ये चैलेंजेस मेरे पास बार बार आते गए, क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं हो रहे थे। हालांकि 2-3 लोगों के करेक्ट। लिंक हुए, उनके मैंने फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, इनकम सर्टिफिकेट आ गया तो मैंने उनके न्यू फॉर्म भर दिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस तो चल रहा है जितना। एक्चुअली उन लोगों के लिए अलग से फॉर्म आता है आई थिंक आधार कार्ड का, मतलब कि जिनका फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस नहीं हो पाता है उनके लिए अलग से फॉर्म आता है। तो जी जी, पर देखिए जो जो होता है ना, ये सेंटर्स में अलाउड, मतलब कुछ जो आधार सेंटर होते हैं उनमें कुछ उनके पास परमिशन का वो रहता है, क्योंकि जैसे हम गए एक हाँ। वहां की इनका मतलब आधार कार्ड लिंक करना है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं वहां चले जाइए, किसी दूसरे सेंटर का उन्होंने पता बता दिया कि आप यहाँ चले जाइए, और क्योंकि हमारे पास करेक्ट। ये परमिशन नहीं है कि हम बिना फिंगरप्रिंट के आपको ऑथेंटिकेट कर पाए। अब दूसरे जगह पे करेक्ट। गए तो उन्होंने उनसे एप्लीकेशन लिखवाया, मैंने एप्लीकेशन वगैरह दे के भेजा। अब वो एप्लीकेशन के बाद भी उनका नंबर प्रॉपरली इंस्टॉल, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन तो फिल कर दिया और कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, बट जब उन्होंने स्टेटस चेक किया तो ऐसा कंडीशन नहीं हुआ था कि मतलब उनका नंबर लिंक ही नहीं हुआ। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें आ हम्म। रही है, लेकिन धीरे धीरे हम उस एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें कितना समय लगता है, तो इस तरीके से अब इस करेक्ट। काम को कर रहे हैं। आयुष्मान और भारत में थोड़े चैलेंजेस ज्यादा है, क्योंकि कंडीशन ऐसे रख रखे कि अगर आप उस लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो आप एनरोल कर ही नहीं सकते। हालांकि करेक्ट। जो आयुष्मान की सीईओ है उनसे अगले महीना मेरा एक मीटिंग है, जिसमें दूसरे स्टेट के एसएलओ भी इन्वॉल्व हैं, जो स्टेट लेप्रेसी जी। ऑफिसर है वो भी इन्वॉल्व है। तो हम एक कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि किस तरीके से जो अफेक्टेड पर्सन है उन लोगों को इस चीज में सम्मिलित किया जाए। जी। तो मतलब कि अभी आपका जो नया एक ऑर्गेनाइजेशन आपने इनकॉर्पोरेट किया है, तो उसका क्या पर्पस, वो किस पर्पस से आपने। एक्चुअली एनसीपीडीपी द्वारा मेरे से कई एक दो बार सवाल किया गया कि मतलब आप जो काम कर रहे हैं इसको आप आगे की तरफ कैसे एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि आप इस काम को कैसे मतलब कि लोगों तक मोबिलाइज करेंगे, इस काम को कैसे। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया कि मैं खुद क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कर लूँ, ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके द्वारा मैं अपने लोगों को जोड़कर इस काम को आगे की तरफ बढ़ा सकूं, और जो एनसीपीडीपी ने शुरू किया उसको मैं और आगे तक बढ़ा सकूं। तो मैंने जी। मार्च में, इस महीने के मार्च में मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट किए इसके, और जो सीएसआर होता है और सारे जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट एटीजी 12 ए और मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सारे कंप्लीट किए। और धीरे धीरे अब मैं कई सारे स्टेट्स के, दूसरे स्टेट्स के लोगों को इसमें जोड़ चुका हूँ, और उनके यहाँ के प्रॉब्लम्स को लेकर उनको मोबिलाइज कर रहा हूँ कि आप अपने यहाँ के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आता है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम उस पर अभी काम करना स्टार्ट किया है, और काफी जी। अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कई जगहों पे ऐसा है कि कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए। हम्म। तो उसके बाद आपका लाइक इसके अलावा फेलोशिप के बाद क्या प्लान है, कि यही आप लेप्रोसी को आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएंगे आगे, या फिर कुछ और भी प्लान है जी आपका। जी, देखिए मैंने आपको बताया कि जो मैंने एक कोचिंग सेंटर ओपन किया था वो शायद दोबारा कॉन्वर्सेशन में चीज छूट गया। तो कोचिंग सेंटर जी। को मेरे को बंद करना पड़ा, क्योंकि मतलब वहां पर उन्होंने गेस्ट हाउस ओपन कर लिया। बिरला में थोड़ा गेस्ट हाउस कल्चर ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पर गेस्ट हाउस में उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने मेरे को वो सेंटर को खाली करने के लिए कह दिया। तो कोचिंग सेंटर मुझे बंद करना पड़ा। तो जरूर ये है कि मुझे एक अपना फाइनेंशियल स्टेब्लिश के लिए मुझे कुछ ना कुछ दूसरा देखना पड़ेगा, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को भी जो काम मैं एनसीपीडीपी में कर रहा था उसको आगे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बढ़ाता रहूंगा। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू स्ट्रीम आना चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं आपको इनकम होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। तो हाँ, ये जी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आपका प्लान है वो बहुत अच्छा है। और जी जी, आई लेकिन ऐसा थिंक है ना, वो अभी आपको मतलब। जिस क्या जगह पे मैं रहता बोलिए। हूँ ये बहुत रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में कंप्यूटर के प्रति इतना क्रेज नहीं। मैंने जो सेंटर खोला था वो थोड़ा अर्बन एरिया में था, लेकिन वहां पर गेस्ट हाउस के अच्छा। कल्चर। करेक्ट। जी जी, तो अब रूरल एरिया में मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो ऑनलाइन पढ़ते हैं मेरे पास, और ऑनलाइन जो हम्म। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत हम्म। ज्यादा नहीं है, 6 से 7 लड़के हैं। जी। जी।
तो ये अभी आप चीजें हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? जी जी जी, जी। ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो पर स्टूडेंट केवल 6 से 7 स्टूडेंट हैं मतलब, जी, क्योंकि जो तो मेरे इसको पास आपको ज्यादातर, मतलब कि और बेहतर करना पड़ेगा। जी जी जी, तो अर्बन और लोग एरिया में को जगह एक तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं कि मत इतना आप फिर इतना इनकम जनरेट करेंगे कि उनको मतलब वो दे पाएंगे वो रेंट, तब आप अर्बन एरिया में सही उसे बात है, ओपन कर सकते रेंट देना है आपको, फिर टेबल कुर्सी का, फिर बिजली का बहुत सारा कॉस्ट है हैं, जो कि वाईफाई वगैरह का जो सेटअप करना है, कई सारी चीजें हैं। सब कुछ करना पड़ता है। बट हाँ, ऑनलाइन ये कोविड के बाद जो एक ये हुआ कि ऑनलाइन सब लोग आ गए हैं, तो एक एक मतलब प्लस पॉइंट भी है एक तरह से। लोग को जी आदत पड़ गई है ऑनलाइन की, लेकिन हाँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब कि जो ऑनलाइन नहीं एक्सेस कर पाते हैं, उनको दिक्कत होगी। जिनके पास मान लीजिए खुद पीसी नहीं हो, वो लोग थोड़े से, जी। कई लोग ऑनलाइन को और मतलब प्लस इतना अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर मतलब ऑनलाइन में दिक्कत हो जाता है आपके पास, क्योंकि ऑफलाइन जी में तो आप मतलब कि सेंटर में जाके आप सीख सकते हैं किसी और दूसरे के लैपटॉप कंप्यूटर से भी। तो ये सब और फिर चीजें हैं। यूपी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, यूपी में एजुकेशन का दायरा मतलब एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, और आप जी अगर दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो मथुरा में पढ़ रहे हैं, उस चीज का एजुकेशन का फर्क बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ के जी। पीएचडी के जो लोग होंगे वो आप देखेंगे कि दूसरे जगह पे जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, मतलब खुद को उनको कंप्यूटर के स्किल्स नहीं होते हैं, तो मतलब कि जी। यहाँ का जो एजुकेशन जो है वो है बहुत ज्यादा लो है, मतलब जी। पढ़ तो लेते हैं पर उस चीज में वो खुद को इतना मतलब स्किल्ड नहीं बना पाते हैं कि मतलब वो लाइफ में सरवाइव कर पाए, वो चीजें ज्यादा है। करेक्ट। जी और एक और ये भी है कि लाइक और जितने भी लड़के हैं आपके जैसे जो लेप्रोसी कॉलोनी से निकले, तो उनके साथ मिलके आपको ये सब ये करते हैं, या फिर मतलब कि और लोगों को भी आपने ऐड किया है मतलब? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने नॉन जो अफेक्टेड पर्सन नहीं है, जो नॉर्मल फैमिली से है, उनको भी जोड़ा है ताकि उनको वो लोग भी अवेयर भी हो जोड़ा। पाए कि लेप्रोसी होता क्या चीज है। करेक्ट। कई करेक्ट। कई सारे मतलब अभी एक न्यू वो मिला था कि एक लड़के के मौसा जी को लेप्रोसी हुआ था, और उन्होंने कई साल दवाई लिया, लेकिन उन्होंने अपना स्टेटस छिपाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने आग लगा दिया, और लेकिन अब भी वो सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, हाँ, कि मतलब वो लेप्रोसी अपना छिपाना चाहते थे, लेकिन अब जो बीमारी है वो छिपती नहीं, वो जी। कभी ना कभी निकल के आई, अब वो सबको हाँ, विजिबल हो वो रहा है कि भी आपको एक सोशल स्टिग्मा होता है ना कि मतलब कि अगर लोगों को पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और ये लेप्रोसी के मामले में ये ज्यादा है, कुछ लोग के बारे में जी। ये ज्यादा है कि मतलब लोगों को भ्रांतियां ज्यादा रहती है कि मतलब कि ये पुनर्जन्म मतलब पुराने जन्म के पापों का वो है। जी। और मैं हाँ ये अच्छे खासे बैकग्राउंड मतलब कि शहर में भी देखता हूँ कि जब मैं लेप्रोसी की बात करता हूँ उनमें तो आप रूरल अर्बन कहीं भी आप जाते हैं तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन सिमिलर दिखेगा आपको, मतलब जी जी लेप्रोसी के पेशेंट को लेके मतलब। और खासकर क्योंकि उनका एक अवेयरनेस की कमी है कि एक्चुअली में लेप्रोसी होता कैसे है, संक्रमित कैसे होता है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छे पढ़े लिखे लोग मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं मतलब। अभी बहुत सारी सुधार की जरूरत है, लेप्रोसी के केस में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है कि उनको एजुकेशन, सही एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, उनको लाइवलीहुड जी। सपोर्ट प्रदान मतलब प्रोवाइड, या उनको कोई ट्रेनिंग बेस दिया जाए कि वो अपने आप की लाइफ को बैगिंग से छोड़ के वो देख सके कि लाइफ उनके लिए दूसरी चीजें भी अवेलेबल है। यस। उन्हें अब जो कॉलोनीज में रह रहे हैं, कॉलोनीज के बाहर जो रह रहे हैं वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, कॉलोनीज में रह रहे हैं तो सरवाइव लोगों कर को क्या है पाते कि, हाँ, कॉलोनीज में जो रह रहे हैं उन लोगों को मतलब बेगिंग की ऐसी आदत पड़ गई कि उनको अगर फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर दी जाए तो भी वो बेगिंग को छोड़ना नहीं चाह रहे। हैं। हाँ, वो एक लाइफस्टाइल पैटर्न बन जाता है, क्योंकि जी आप जी बाहर निकले तो फिर आप मतलब बाकी चीजें देख पाते हैं। लेकिन वही आप कॉलोनी के अंदर रहिएगा तो आपको अब क्योंकि एक बेसिक फैसिलिटी पेंशन और घर मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजें आप मतलब फाइट नहीं करते। जी जी जी, क्योंकि अब कॉलोनीज में क्या है ना कि गवर्नमेंट की भी जो ज्यादा पहुंच है या दूसरे अदर एनजीओ की जो पहुंच है वो कॉलोनीज में बहुत आसान होती है। जी। किसी को भी ट्रैक करना कि लेप्रोसी कहाँ है तो कॉलोनीज में आप जाएंगे और तुरंत आपको लेप्रोसी पर्सन मिल जाएंगे। हम्म। लेकिन जो कॉलोनीज के हम्म। बाहर रह रहे हैं ज्यादातर सर्वाइव वो लोग कर रहे हैं, तो सही बात। कॉलोनीज में जो डोनर्स होते हैं, जिन जो मतलब कि वेलफेयर के तौर पर डोनेट करते हैं,
वो लोग ये जानते हैं कि कॉलोनीज कहाँ पर है, उन्होंने उनको राशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, कई लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करवा देते, रहने की व्यवस्था करवा देते, तो कई तरीके से बेनिफिट मिल जाता है। गवर्नमेंट जो पेंशन की फैसिलिटी है वो सबसे पहले कॉलोनीज में प्रोवाइड कर देती है, तो कॉलोनीज के लोगों को पेंशन की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो कॉलोनीज के लोग काफी तरीके से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, एनजीओ की जो फैसिलिटीज है, जैसे मैं आपको सासाकावा की स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा था कि वो एजुकेशन स्कॉलरशिप देते हैं लेप्रेसी जी अफेक्टेड बच्चों के लिए। दूसरा वो लोग एक जी लाइवलीहुड सपोर्ट भी देते हैं कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या मान लीजिए कोई छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको वो बिजनेस सपोर्ट भी देते हैं। तो ये सब चीजें जो करेक्ट पहुंच रही है केवल कॉन्ट्रीज में पहुंच रही है, जो बाहर लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन रह रहे हैं उन लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे करेक्ट ज्यादा जो सर्वाइव कर रहे हैं बाहर के लोग कर रहे हैं, और इन लोगों को करेक्ट। तो एक मतलब माइंड सेटअप बन गया कि तो इनको ये बेगिंग करनी है तो बहुत बड़ा ये विरोधाभास भी है, क्योंकि कॉलोनीज को सपोर्ट मिल रही है लेकिन वो मतलब कि उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एक्चुअली। जी, वो एक्चुअली माइंड सेटअप है ना। अब माइंड जिनका जिनका माइंड सेट, अब उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बाहरी तरफ, लेकिन फिर भी वो बेगिंग को नहीं छोड़ पा करेक्ट रहे। करेक्ट करेक्ट, वही बात है। और जो बाहर जो के लोग हैं वो उनको वो सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो मतलब हाँ, कि उनका सर्वे में भी डेटा में आता नहीं कि उनको क्या सपोर्ट चाहिए क्या नहीं। और मैंने अभी जो अपना स्टडी थी मेरी, उस स्टडी में निकल के आया तो बहुत सारे लोगों को तो कई सारे स्कीम्स के बारे में भी नहीं अवेयरनेस नहीं थी। जी जो मैंने आपको बताया एक यूपी गवर्नमेंट का एक योजना चलता है, स्वतः रोजगार योजना चलता है, जिसमें वो लेप्रेसी इफेक्टिव नहीं, कोई भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए रोजगार के लिए वो देती है, बिजनेस सपोर्ट देती है कि आपको फंड देगी वो। लेकिन उन किसी भी मतलब लोगों को उस योजना के बारे में जानकारी नहीं थी। केवल उनमें से एक इंसान जी ऐसा था जिसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इस चीज के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते, उन्होंने बोला कि हमें जानकारी नहीं तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे। जी तो यही एक चीज है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उन लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है। फिर उनके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इन सब फैसिलिटी को लेने के लिए, कई लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट की वजह से रह जी। जाते हैं। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में सोशल सिक्योरिटी के नजर से। वो ये सारी चीजें मतलब बोलने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो तो पता चलता है कि आप छोटे छोटे चीजों के लिए कितना मतलब की दिक्कत हो आप जाती है, लोगों को पहले आप ये मोबिलाइज सोच करना, सकते हैं। फिर गवर्नमेंट को भी मतलब कि आपको समझाना पड़ता है कि इतने लोग हैं, इतने लोग छूटे हुए हैं, लाइक क्योंकि लाइक डिस्ट्रिक्ट जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो भी ये भी होता है ना कि वो करना चाहते हैं, लेकिन जब करने जाते हैं तो लोग आते नहीं है, तो वो लोग डिस्करेज होकर छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जी, और फिर इसमें एक मतलब इनका जो हेल्थ इश्यूज है ये भी एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कई बार मतलब अफेक्टेड पर्सन आप देखेंगे वो मतलब हेल्थ के तौर पर काफी वीक होते हैं। वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो बार बार किसी इंस्टीट्यूशन पे जाकर बार बार रिक्वेस्ट करें और बार बार, तो कई सारे उनको बार बार भेजा जाता है कि आप इस दिन आइएगा जी, आपका इस दिन काम हो जाएगा, फिर बुलाया जाता है, कई बार बुलाया जाता है, वो नहीं जा पाते वहां इतना, तो इस वजह से। जबकि मैंने देखा है कि कुष्ठ कुष्ठ के जितने लोग मतलब कि जितने लेप्रोसी के होते हैं उनको उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अच्छा कनेक्शन होता है, बट अगेन मतलब कि जब मतलब प्रॉब्लम होता है तो हमेशा जो सड़क पे अगर कोई निकलने की बड़ी बात भी होती है तो बहुत ही वो नहीं नहीं क्या कोई बोलते हैं उतना नहीं आया। इफेक्टिव, उतने मतलब कि मोबिलाइज नहीं हो पाते मतलब कि लोग। अफेक्टेड पर्सन कभी भी इन चीजों के लिए आगे ही नहीं आएगा। और वो जैसे मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन से बात करना चाहे तो भी वो खुलकर बात नहीं करते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं, एक मतलब अपने मन में ही वो सारे प्रॉब्लम्स रख लेते हैं। तो कई बार जी उन प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। अभी मैं एक छोटा सा केस स्टडी बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ हाँ इलाहाबाद की बात है। यहाँ पर एक कल्पना करके एक लेडीज रहती है, कल्पना दास करके, वो जी बंगाल की है और अफेक्टेड पर्सन है, मतलब उनके पैर हाथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जी उनकी जो लड़की थी उनको कुछ स्त्री रोग की कोई परेशानी थी, कोई उस तरीके की दिक्कत थी। और जी अच्छी बात ये थी कि उनके पास आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान कार्ड जी था उनकी लड़की। लेकिन अब आपको अगर आयुष्मान कार्ड के बारे में देखेंगे तो
आयुष्मान कार्ड होता क्या है, आप डिजिटल जाके डाउनलोड कीजिए, उसको लेमिनेशन कर लीजिए, आपका आयुष्मान कार्ड बन गया। यही जी सिस्टम होता है जनरली। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि मान लीजिए किसी शॉपकीपर के पास गए और उन्होंने उसको व्हाइट पेपर पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके दे दिया। अब डॉक्टर्स जी। के पास जब वो जाते थे तो उन्होंने कहा कि ये तो वैलिड ही नहीं है, मतलब हम्म। आयुष्मान कार्ड को वैलिड बता दिया कि ये नहीं मान्यता करेक्ट। प्राप्त होगा, आपको हाँ, इसके थ्रू तो ये आपका बहुत इलाज। सारे केस में होता है। यूडीआईडी केस के साथ भी यही होता है कि अगर ऑनलाइन अगर कोई डाउनलोड कर दिया तो उसका वैलिडिटी नहीं होता है बहुत बार। जी जी। लेकिन बाद में मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि आप एक काम करिए, इसको लेमिनेशन करो, मतलब एक कलर प्रिंट में कीजिए, इसको 50 रुपए में आपको प्रिंट करके लेमिनेट कर दे देगा। उस चीज को लेके जब वो गए तो उन्होंने मान गया कि मतलब हाँ ये ठीक है। तो मतलब कि करेक्ट, वो डॉक्टर, मतलब कि ये भी करेक्ट। हाँ डॉक्टर ये छोटी के लिए छोटी बातें मतलब, हैं। जी जी जी। अब ये सोचिए कि मतलब वो 2-3 साल से सरवाइव कर रही थी उसी बीमारी से, और अब जी जब उनको छोटी सी नॉलेज मतलब की बात थी कि मतलब उनको पता रहता है, और ये डॉक्टर खुद बता सकते थे उनको कि इनको तुम कलर प्रिंट करके ले आओ या फिर लेमिनेट करके आ जाओ। और उस 50 रुपए के जी चक्कर में जी उन्होंने कितने दिन तक सीखे, मतलब वो सहा। तो मैं वो मतलब बता रहा हूँ कि छोटी छोटी, और ये नॉलेज उन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि वो खुद एजुकेटेड नहीं है। अब विश्वास कीजिए, मतलब इन्होंने मेरे को अभी जानकारी दिया, 5-5 हजार रुपए इनसे वो लेते हैं, लोग घूस ले लेते हैं कि हम आपका पेंशन करवा देंगे। जो पेंशन करवाने के लिए आते हैं, या तो जैसे जी जी। और वो लोगों को खुद को नॉलेज नहीं होता कि लेप्रेसी पेंशन भी कोई चीज होता है। अब इन लोगों के गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप एक पेंशन में एनरोल कर सकते हैं, दूसरे पेंशन में एनरोल नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या किया, इनका हम्म। पेंशन वृद्धा पेंशन में, यानी कि जो बुजुर्ग वाला जो पेंशन होता है उस वाले पेंशन में कर दिया। अब वो पेंशन है 1000 रुपए का, लेप्रेसी पेंशन है 3000 रुपए का। अब ये लोग चाहते हैं कि शिफ्ट करना जो ओल्ड एज पेंशन है उससे लेप्रेसी पेंशन में, लेकिन ऐसा जी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कि आप मतलब इससे शिफ्ट कर सको। तो अब इसमें हम्म। चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चीज के लिए एडवोकेसी कर रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, हालांकि वो कह रहे हैं पॉसिबल है, पर वही है, हम्म। धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो मतलब काफी लॉन्ग प्रोसेस हो गया है। तो बाहर के लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि मतलब लेप्रेसी नाम की कोई डिसेबिलिटी और गवर्नमेंट लेप्रेसी पेंशन करके कुछ प्रोवाइड करती है। वो लोग उनका या तो ओल्ड जी एज पेंशन करवा देते हैं या डिसेबिलिटी पेंशन करवा देते हैं। जी। और और जो आई थिंक जो लेप्रोसी का आप देख पेंशन रहे का हैं, अमाउंट भी ज्यादा है आई थिंक। जी जी जी, ये जो आपका हमारे यूपी में ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपए पर मंथ का है, और जो और ये डिसेबिलिटी 3000 है। लेप्रेसी पेंशन है वो 3000 पर मंथ का है। तो वही बात है। जी तो ये सारी चीजें हैं। अम, तो ठीक है बलराम जी, अब मैं अभी तकरीबन अभी 1 घंटे से ऊपर ही हो गया, वो 8 बज गया लगभग। जी तो हम लोग अब बाद में भी चर्चा करते रहेंगे, और हमको लगता है इसका छोटा छोटा क्लिप्स मतलब कि एक बार बना के हम लोग दे सकते हैं जो अच्छे क्वालिटी में। तो जी मैं चाहूंगा कि आप अगर हो सके तो आप जो जो बोले एक अच्छे क्वालिटी वीडियो में करके अब मेरे को भेजें, ताकि मैं उसको यूट्यूब में भी मतलब अपना डाल सकूं, है ना। जी जी क्योंकि जी ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब कि सब जानता है, लेकिन एक्चुअली में पॉइंट वाइज कोई एडवोकेट नहीं कर पाता है, जी खासकर आपके रीजन में। तो वो सब ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैं खुद जो देवघर में मैं काम किया 2 ग्राम पंचायत में, तो अभी भी वहां के जितने भी विकलांगजन थे, 260 विकलांगजन थे 2 ग्राम पंचायत में, लगभग 16 गांव था। तो उसमें से तकरीबन 83% लोगों के पास पेंशन का सुविधा नहीं था। हालांकि मतलब कि बहुत सारे लोग जो कि विकलांग नहीं थे वो पेंशन का सुविधा उठा रहे थे, क्योंकि उनके पास गलत तरीके से सर्टिफिकेट था। तो जी जी तो ये सब चीजें, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं होती है, तो जिनके पास इंफॉर्मेशन और कनेक्शंस है वो अपना फायदा उठा लेते हैं। तो लेप्रोसी के केस में भी हमको लगता है बहुत सारे बार ये भी होती होगी कि मतलब कि बहुत बहुत सारे लोग जो मतलब कि नहीं, मतलब कि बेनिफिट उठाना चाहिए उनका भी, मतलब कभी वो लोग गलत फायदा उठा लेते जी जी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी जी बात करके। जी। ठीक है, चलिए।